हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज का डाउट काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होगा उन बच्चों के लिए जो पजल्स में हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो दिव्यांशु का डाउट है कि सर, मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो दिव्यांशु को प्रिपरेशन करते हुए 2 साल हो चुके हैं एंड डेली मॉक भी लगा रहे कंटिन्यूसली ये जितना इनसे हो सकता है। बट जब ये पजल बनाते हैं तो जो पजल 3 मिनट की होती है उसको बनाने में इनको डबल टाइम लगता है, लगभग 6 मिनट के आसपास। यानी कि अगर कोई पजल 4 मिनट की है तो इनको 8 मिनट लगते हैं, कोई अगर पजल 5 मिनट में हो सकती है तो इनको 10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि जो टाइम है अपना, वो अननेसेसरी कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। अब वो हो सकता है कि इनकी टेक्निक सही ना हो पजल की। तो अब अप्रोच क्या होनी चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, ये पूछना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझने की आवश्यकता है। जो पजल्स की अप्रोच होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, वो अलग होती है। तो ध्यान से सुनिएगा। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, इसमें पजल्स की अलग अप्रोच है और मेंस की अलग अप्रोच है। प्रीलिम्स में क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है, तो ये रीजन है। तो कट ऑफ इसकी हाई जाती है। तो यहाँ पर पजल आपको अगर 4 पजल आती है तो 4 में से कोई 3 पजल तो बनानी ही पड़ेगी, आपको मैंडेटरी है। ओके। अगर मेंस की बात हो, तो अगर मेंस में सपोज 5 पजल आती है तो 5 में से अगर आप एक भी बना लेते हो या दो भी बना लेते हो तो आप टॉपर में आ जाते हो। उसके लेवल पे डिपेंड करता है। कभी कभार तो लेवल इतना खतरनाक होता है मेंस का कि एक बनाना भी भारी पड़ जाता है। ऐसे में मिसलिनियस काफी बच्चे प्रीफर करते हैं और बनाना भी चाहिए। जब भी आप पजल बनाते हो तो उसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और सेम चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी मेंस एग्जाम में। तो वो चीजें हैं क्या? सबसे पहली चीज, अब मान के चलिए मेरे सामने कोई पजल है। ठीक है, ये एक कंप्लीट पजल है जिसमें सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब ये पजल कोई सी भी हो सकती है, सर्कुलर बेस्ड, लीनियर, सर्टेन, अनसर्टेन। कोई भी पजल हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इसमें पॉसिबिलिटीज लेके चलो। पॉसिबिलिटीज लेके चलनी है। तो जब भी आप री पजल बनाओगे तो हमेशा, और ये मैंडेटरी है, ये करना ही करना है, 2 या 3 पॉसिबिलिटी लेके चलो। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज ये पजल है जो कि फ्लोर बेस्ड है। ठीक है, कि 8 पर्सन है और वो फ्लोर पे बैठे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी एक पॉसिबिलिटी है, ये मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये मेरी तीसरी पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर फ्लोर लिखी हुई है। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। अब जैसे भी होगा कि बी सेकंड अबोव है एक ही फ्लोर के, तो मैं उसको प्लेस करता रहूंगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे मैं ब्लूप्रिंट फ्रेम करता जाऊंगा। तो आपको 2 से 3 पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। एक बात और, काफी बच्चे ये चीज नहीं करते, किसी भी पजल को ईगो पे नहीं लेना, ये दूसरी चीज है। किसी भी पजल को ईगो पे नहीं लेना। अगर सपोज कीजिए मैंने कोई पजल है, उस पे मैंने करीबन 1.5 से 2 मिनट इन्वेस्ट किया, इतना मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, और इतने टाइम में मैंने ब्लूप्रिंट भी फ्रेम किया उस पजल का अपनी रफ नोटबुक में, रफ पेपर पे, और साथ में मैंने उसको अरेंज करना भी शुरू किया। लेकिन जब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी या बीच की जो स्टेटमेंट्स है उसको प्लेस कैसे करना है। तो मैं इसको यहीं पे स्किप कर दूंगा। मैं फालतू टाइम खराब नहीं करूंगा। इतनी प्रैक्टिस करके समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी पजल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। अगर समझ में नहीं आ रहा, यानी कि आपका फोकस कंप्लीट है ही नहीं वहां पर, आपका फोकस लैग कर रहा है और आप जिस चीज पे आपको मास्टरी करनी चाहिए उससे आप भाग रहे हो। तो अपनी स्किल्स को शार्प करो। और अगर मान के चलते हैं कोई सिंपल सी पजल है, जैसे कि हमने अभी बताया फ्लोर बेस्ड पजल है, तो सिंपल पजल में अगर 3 पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है, 4 और 5 पॉसिबिलिटी भी ले लो। और 4 और 5 पॉसिबिलिटी की नौबत रेयर आती है, रेयर एकदम। वो भी तब आती है जब कोई पजल फ्लोर बेस्ड वाली हो कि 8 लोग बैठे, या फिर सर्टेन अनसर्टेन वाली पजल हो जिसमें एक लाइन में कुछ लोग बैठे हैं, सर्टेन नहीं है। या फिर कोई पजल ऐसी हो जिसमें 12 लोग या फिर 15 लोग बैठे एक लाइन में, लीनियर रो में, जो कि सर्टेन पजल होती है। तो अलग अलग पजल की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, वो उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन 2 से 3 पॉसिबिलिटी साथ साथ लेके चलो। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। दोबारा समझा देता हूँ। पॉसिबिलिटी, पहली बात, लेके चलनी है हमेशा। 2 से 3 किसी भी कीमत पे लेके चलनी है। दूसरी चीज, कोई भी पजल ईगो पे नहीं लेना। अब आती है तीसरी चीज की बात, अपना कंप्लीट फोकस बना के रखना है। कंप्लीट फोकस। अब ऐसा ना हो कि जब आप पजल सोल्व कर रहे हो
तो पीछे आपके बातें चल रही है कि चाचा का, ताऊ का, मौसा का, सबका बदला लेगा मैं। तो आपको यहाँ पर गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली कहानियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, और जो भी आपकी लाइफ में स्यापे चल रहे हैं या आपकी लाइफ में टेंशन है, उसको सब हटाओ साइड में, वो मैटर नहीं करती। अभी जो मैटर करता है वो है आपका प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कि आज, प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रेजेंट टाइम। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप मॉक कर रहे हो ना, तो पहले मॉक फिनिश करो, उसके बाद जहां जाना हो, पोगो देखना हो, डोरेमोन देखना हो, सब कुछ करो। बट फोकस बनाना है आपको। कल को बैंक में जाओगे और अगर आपने फोकस नहीं बनाए रखा, और अगर सपोज कीजिए कि कोई ट्रांजैक्शन थी वो 10,000 की थी और आपने गलती से उसको 1 लाख कर दिया, अब ये जो बाकी के 90,000 है, ये कौन देगा? पड़ोसी थोड़ी देगा, ये 98,000 आपकी जेब से जाएंगे। तो इसलिए फोकस बहुत जरूरी है। तो ये सोच के डरा करो कि अगर अभी से आपने अपना फोकस डेवलप नहीं किया, तो इसका जो हर्जाना है वो आपकी सैलरी में से कटेगा, हो सकता है घर भी बेचना पड़ जाए, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। तो फोकस बनाओ, एक ऑफिसर की तरह रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमेशा एफर्ट करो। तो ये चीज हो चुकी है दोनों। अच्छा, अब कोई भी पजल ईगो पे नहीं लेनी, ये मैंने आपको समझा दिया था ऑलरेडी यहाँ पर कि कैसे ईगो पे नहीं लेना। आपने 1.5-2 मिनट ऑलरेडी वेस्ट कर दिए, उसके बाद भी वो अरेंज नहीं हो रही, तो वहां पर स्टक नहीं रहना आपको। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ चीज है कि स्टक नहीं रहना, यानी कि आपको क्विक मूव करना है आगे की तरफ। भाई एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि आपने कोई रीजनिंग सेक्शन करना शुरू किया, आईबीपीएस पीओ का या फिर एसबीआई पीओ का, आरआरबी पीओ, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जी मैटर नहीं करता। अब यहाँ पर टोटल 35 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। 35 में से स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपसे 15 क्वेश्चन सोल्व हो चुके। जब आखिरी के 10 मिनट बचे, तो आपने एक पजल सोल्व करना शुरू किया, और उस पजल को आपने करीबन 1.5 से 2 मिनट का टाइम दिया, बट आप वो पजल नहीं बना पा रहे। प्लस अब टाइम भी जा रहा है ना, टाइम रिड्यूस हो रहा है। भाई जहाँ आपके पास 10 मिनट थे, वहां आपके पास 8 मिनट का टाइम बचा। अब इस 8 मिनट में क्या आप अभी भी ये करते रहोगे, इसको देखते रहोगे? नहीं, आपको भागना है उन क्वेश्चंस पे जो कि डुएबल है। अब इसमें आपके वन लाइनर भी हो सकते हैं, मिसलिनियस भी हो सकते हैं, या कोई डुएबल पजल्स भी हो सकती है। तो ये आपको वहां पर इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, और सेम डिसीजन आपकी मॉक टेस्ट के थ्रू शार्प होगी, और ये जो हैबिट है, ये जो स्किल है, वो डेवलप होते होते आपके रियल एग्जाम में काम आनी शुरू हो जाएगी। ये टेक्निक्स है, इसको लिख लो, वीडियो को 10 बार देख लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपके भले के लिए है, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सेम चीज मेंस में भी अप्लाई होती है, वहां भी आपको 2 3 4 पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना, स्पेशली पजल। फोकस पूरा बनाना है, और कहीं भी स्टक नहीं होना, क्विक मूव करना है कि हाँ, समझ में आ जाना चाहिए मैं यहाँ पर स्टक हो चुका हूँ या फिर हो चुकी हूँ, और अब मुझे यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में आप मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन आता है ना मॉक टेस्ट में और एग्जाम में, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ताकि बाद में जब आपके जो बाकी के क्वेश्चन है डुएबल वो हो जाए, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जंप कर सके। तो ये डायरेक्टली जंप करने के लिए होता है क्वेश्चन पे, कि आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है, इतना ही हो, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। अब उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई पजल में ऐसा डाउट होगा किसी का। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, कुछ मेथड्स होते हैं, मैंने बच्चों से सुना है, जैसे कि थ्रेड मेथड, मुझे नहीं पता ये मेथड क्या है एग्जैक्टली, बट कोई भी मेथड है तो वो एक सर्टेन लिमिट तक हेल्पफुल होता है। किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता। मेथड कभी भी खराब नहीं होता। अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट ऐसा मेथड खुद का बता रहा है, तो सर्टेनली वो काम तो कर रहा होगा उसके लिए। हो सकता है वो बाकियों के लिए काम कर रहा हो, आपके लिए काम ना कर रहा हो। लेकिन किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी मेथड काम ना करे आपके लिए, एक्स वाई जी कोई भी मेथड हो सकता है, तो हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चलो। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है सर, थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए, इसका मीनिंग समझिए। अब सपोज मेरे पास एक पजल है जिसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और इसमें 12 लोग बैठे हैं, एक यहाँ पर कॉर्नर में, सॉरी, और दो बीच में बैठे हुए हैं। अब इस पजल को सोल्व करने के लिए मुझे इसकी 2 से 3 पॉसिबिलिटी सेम लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि मैं इसको एक यहाँ बनाऊंगा कम से कम, और फिर मैं इसको अरेंज करके देखूंगा कि यहाँ पर ये अरेंज हो रही है फिर नहीं हो रही। अगर सेकंड पॉसिबिलिटी में भी अरेंज नहीं होगी, तो मैं इसकी एक पॉसिबिलिटी और लेके चलूंगा। ये होता है ट्रेडिशनल मेथड। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी, जैसा उसने बोला, मैंने उसको वैसा ही फिगर बनाया। अगर वो बोलता कि सर्कल है तो मैं सर्कल ही बनाऊंगा, वो बोलेगा कि लीनियर है तो मैं लीनियर ही बनाऊंगा, वो कहेगा कि फ्लोर है तो मैं फ्लोर ही बनाऊंगा, इस तरीके से, है ना। वो कहेगा कि भाई वेरिएबल है, 5 लोग है, 5 कार है, 5 टाउन है, तो मैं वही चीज फ्रेम करूंगा, 3 3 का लेके चलूंगा ग्राफ। तो आपको
उसी ट्रेडिशनल मेथड को लेके चलना है और वही ट्रेडिशनल मेथड आपके मेंस एग्जाम में काम आता है। ये मैंने आपको एक गोल्डन पॉइंट बताया है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है वही आपका मेंस क्वालिफाई करवाएगा। कोई भी मेथड आप यूज़ करते हो एक्स वाई ज़ी वो प्री तक ठीक रहता है, लेकिन अगर आपको सर्टेनली टॉपर में परफ़ॉर्म करना है, सिलेक्शन लेना है, तो कभी भी इसका हाथ मत छोड़ना। दिस इज़ द सेवियर। आपका प्रीलिम्स और मेंस बहुत प्यार से निकलवा सकता है ये। तो अभी के लिए हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं और आपको कितने भी साल हो गए प्रिपरेशन के लिए, 2 साल, 5 साल, 7 साल मैटर नहीं करता। मैटर करता है राइट अप्रोच आप कब सीख जाते हैं। तो राइट अप्रोच मैटर करती है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी एक पॉइंट की, किसी भी एक एस्पेक्ट की। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।